नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी ही देर में सीईसी की बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए अब तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी करने के लिए बैठक में बैठ चुकी है। क्या होगा इस पर हमारी नजर होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दोनों ही जो दल हैं वो एनडीए और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं, लेकिन दोनों ही दलों के लिए मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के कई नेता चुनाव लड़ने से बचते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने लिस्ट जारी होने के बाद नाराजगी भी दिखा दी। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सीट बंटवारे को लेकर मत्थापच्ची जारी है। उद्धव गुट और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। इसी खींचतान के बीच बीजेपी और कांग्रेस की आज सीईसी की बैठक है। इसमें लोकसभा चुनाव के दूसरी लिस्ट पर चर्चा होनी है। दोनों ही दलों को सीट बंटवारे में किन राज्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि आखिर सीट बंटवारे को लेकर के इंडिया अलायंस और एनडीए की गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है। दोनों ही पार्टियों के इस बैठक में थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की क्या होगा, रणनीति क्या कहते हैं, समीकरण क्या कह रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और दूसरी तरफ शिवसेना की सरकार में सीट बंटवारे को लेकर के माथापेची है। जल्दी से आपको एक बार रुख दिखाते हैं, समीकरण राज्यों का समझाते हैं, उसके बाद फिर डिबेट में आगे पूरे मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय राजनीति में उठापटक का दौर जारी है। एनडीए हो या इंडी गठबंधन, दोनों दलों में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है। जहां इंडी गठबंधन में आपसी खींचतान का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं सत्तारूढ़ दल एनडीए में सब ठीक नहीं चल रहा। पश्चिम बंगाल में दीदी ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। इस फैसले के साथ टीएमसी के कांग्रेस के साथ गठबंधन होने की उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही हैं। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान एनडीए की बैठकों से दूरी बना रहे हैं। चिराग पासवान ने बीजेपी से नाराजगी की खबरों से इनकार किया और कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी से उनकी बात लगातार जारी है। भाई, ये सारी बातें आप सब के माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूँ कि मैं किस दिन नाराज हूँ, मैं किस दिन खुश हूँ। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहाँ तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी। वहीं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग दोनों दलों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अजीत गुट, शिंदे की शिवसेना और बीजेपी में भी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार खींचतान जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चल रही खींचतान को दोनों दल कैसे संभालेंगे और कैसे और कब सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला जनता के सामने आएगा। न्यूज इंडिया के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट। तो डिबेट में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि बड़ी खबर भी आज आने की संभावना है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बड़ी
सौगात देंगे, लेकिन ऐसे में अब प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देंगे या पार्टी के तरफ से कोई बड़ी खबर आम जनता के लिए आ सकती है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि सीएए को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें सीएए को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीएए को लेकर अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो रह रहे हैं बड़े समय से, उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, उनके पास हम जल्दी से चलेंगे इस डिबेट में, हमें ज्वाइन करेंगे। माधवी अग्रवाल करेंगी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ आकाश जाधव प्रवक्ता कांग्रेस के, संजय चक्रवर्ती प्रवक्ता टीएमसी के, दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत तो हमें सीट शेयरिंग पर करनी थी, इस पर बहस करनी थी, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि सीएए को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ गई है कि अधिसूचना जारी कर दी गई है और नागरिकता भी अब यहाँ रह रहे शरणार्थियों को मिल सकेगी। जो गैर मुस्लिम है, वो शरणार्थी जो सालों से तपस्या कर रहे हैं कि भारत उन्हें अपना नागरिक बना ले, तो ये भी हो सकेगा। हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की अभी जुड़ी नहीं है, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के हैं प्रवक्ता, हमारे साथ विश्लेषक है टीएमसी के नेता आकाश जाधव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। आप बताइए इस मास्टर स्ट्रोक को आप कैसे लेते हैं? बहुत सालों से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं वो इस दिन के लिए तपस्या कर रहे थे। देखिए, सीएए हो, एनआरसी हो, इसके ऊपर हमेशा से चर्चा होती रही है और कांग्रेस भी इसका स्वागत ही करेगी। आज मास्टर स्ट्रोक हर बात ये चुनावी जुमले की तरह लेके आते हैं, अगर लेके आया है तो इसके बारे में हम सकारात्मकता से ही देखते हैं। दूसरी बात, क्या इस कानून को आप जब लोगों के सामने ये रखेंगे, आपने बोला है कि अध्यादेश निकल गया है, मैंने अध्यादेश देखा नहीं, तो इसके ऊपर मैं उचित तरीके से बात कर पाऊंगा जब मैं अध्यादेश पूरी तरीके से पढ़ लूं। जी, हमारे साथ निरंजन पोद्दार, क्या कहेंगे इस मास्टर स्ट्रोक पर? देखिए, निश्चित रूप से प्रीति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बहुत, जिसको कहते हैं, बहुत बिल्कुल सही समय पे सही वार किया है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनावों के बिल्कुल मुहाने पे सीएए का अधिसूचना जारी की है, तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपोजिशन है उसको फंसा के रख दिया है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा जब ये बिल कानून बने थे तो उस समय तमाम अच्छी पार्टियां इसके विरोध में थी और ये तमाम पूरे भारत के इसके अंदर आंदोलनों को समर्थन दे रही थी। और अगर मान लीजिए उसके अंदर अगर ये इसको विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो पोलराइजेशन होता है, उसके अंदर एक भावना जाएगी कि ये सारे सारे बहुसंख्यक विरोधी पार्टियां हैं। और अगर वो इसको विरोध नहीं करते हैं और इसको समर्थन देते हैं कि ठीक है, जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने सदाबहार जवाब दिया कि इस तरीके की अगर ये बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक वोट जिनके अंदर ये अपना जिसको कोर वोट बैंक समझ करके चलते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा और असंतुष्टि होगा। इसी वजह से जो समझ लीजिए मुस्लिम तुष्टिकरण की जो राजनीतिक विचारधारा लेकर के चल रहे हैं उनके अंदर कांग्रेस नहीं करती है, उनके अंदर एक पैनापना आएगा और समाज के उनकी बात लोगों को कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज में उनकी बात लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगी। जिस मेरी विपक्ष का नुकसान होना तय है, तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक ऐसा खेल या यूं कहें कि एक ऐसी आरी चलाई है जो आते भी काटेगी और जाते भी काटेगी। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए दिनेश सिंह जी। एक तो सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों ही गठबंधनों में, दोनों ही तरफ से, दोनों पार्टियों के बीच बड़ा मथापच्ची है, लेकिन इसी बीच सीईसी की, भारतीय जनता पार्टी की बैठक थोड़ी देर में होनी है। उससे पहले ये बड़ी खबर आ जाती है, अल्पसंख्यक वो गैर मुस्लिम शरणार्थी जो सालों से तपस्या कर रहे थे, अब उनको फल मिलेगा, अधिसूचना जारी कर दी गई है। नमस्कार प्रीति, आपको, कॉम्पैनिस्ट को, दर्शकों को, सभी को नमस्कार। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मोदी सरकार का। और देखिए, जैसे कि सीए जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो है, तो इसमें देखिए 2019 के अंदर बोला है कि 2019 में पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया गया था और इसमें 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट था
तो उसमें बदलाव करके और जो वहाँ पे एक तरह से जो अल्पसंख्यक थे, मतलब वहाँ पर जो माइनॉरिटीज थी, जिसमें हिंदू आ गए, सिख आ गए, जैन आ गए, पारसी आ गए, ईसाई आ गए, तो वहाँ पर मतलब मुस्लिम्स को छोड़, क्योंकि मुस्लिम देखिए वहाँ पर मेजोरिटी में है। तो ये बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो मतलब वहाँ पर माइनॉरिटी में थे, तो उन सबको एक तरह से यहाँ पर जो 2014 की 31 दिसंबर से पहले जो यहाँ पर आ चुके थे, भारत की धरती पे उससे पहले पाँव रख चुके थे, और वो कुछ न कुछ उस बारे में, जैसे कि ऑनलाइन इसका मतलब बड़ा सरल मतलब तरीके से इसको कर रखा है कि पोर्टल पे जा करके और उसमें मतलब जो है अपॉइंटमेंट के बाद में जैसे जो आप जैसे नोटिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई। दिनेश जी, थोड़ी देर में रुक करेंगे आपका। माधवी अग्रवाल, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खासकर मोदी गवर्नमेंट की आपने देखा होगा कैसे जो उनका जो पहला वादा था देश को कि हम CAA की जो अधिसूचना है वो जारी करेंगे, लागू करेंगे, और ऐसे में जो अल्पसंख्यक जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि उन्हें अब नागरिकता दी जा सकेगी। बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और ये खबर जो है हम आपको लगातार बता रहे हैं CAA को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी और आपको बता दें कि जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उन्हें अब नागरिकता भारत की दी जा सकेगी। गृह मंत्री अमित शाह इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार जल्दी से आपको सुनवाते हैं। माधवी जी बताइए। जी प्रीति जी बताएं क्या पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चला है, CAA गैर जो मुस्लिम लोग हैं अब उन्हें नागरिकता दी जा सकेगी लोकसभा चुनाव के पहले। क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्या प्रीति जी, अब जैसा कि न्यूज में आ रहा है सूचना जारी की जाती है, सारी जो जानकारी है तो जल्द मीडिया के सामने आ जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। तो जो भी डिसीजन जो लिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कहती आई है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वही इस तरीके की अवधारणा लेके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से अपना समर्थन दिया। और आज भी अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है CAA पर तो निश्चित तौर पर देश हित में होगा, और वो अधिसूचना जारी होने के बाद में जो भी क्लियर है वो पूरा सब लोगों के सामने आ जाएगा। और मुझे लगता है कि जब तक हमारा जो केंद्र सरकार का जो एक निर्णय और पूर्ण रूप से प्रस्तुत ना हो उसके पहले आई थिंक विषय को थोड़ा सा जानते हुए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस विषय को भी आज तक कर चले समाज में, देश में, और उन्होंने जो भी आज तक निर्णय लिए उन सभी निर्णयों को देश हित में आगे भी पहुंचाया, और अभी भी पहुंचा रहे हैं और आज भी पहुंचा रहे हैं। तो भी विषय किया होगा वो देश हित के लिए अच्छा होगा, समाज हित के लिए अच्छा होगा, और थोड़ी देर में हम सभी लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। TMC से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बंगाल में खेला होने के कगार पर तृणमूल कांग्रेस है, बहुत सारी बड़े बड़े जो लोग हैं उनके नाम के टिकट आप सामने देख रहे होंगे। सीट शेयरिंग पर आप देख रहे हैं कि बात बन नहीं पा रही है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है बंगाल में इस बार 42 लोकसभा सीटों पर TMC खेला कर पाएगी? देखिए, पहली बात, इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही जो है आदरणीय ममता बनर्जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि कांग्रेस जो पूरे देश के अंदर कम से कम 200 से ज्यादा सीटों पे मजबूत है वो तो वहाँ लड़े, और उसके बाद हम अपनी तरफ से 42 सीटों का हम उनको गिफ्ट करेंगे। ये हम लोगों ने पहले ही कहा हुआ था, और इंडिया गठबंधन उसके बाद बना, और इंडिया गठबंधन के बनने के बावजूद जो है हम एक बार चलो की नीति पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और वही बात ऐसा है कि नहीं कि हम मतलब किसी तरह के हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। कहते हैं राजनीति में कभी भी जो है संभावना का खेल है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अगर कुछ बात बनती है तो आगे इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक शख्स ऐसे हैं जो इस गठबंधन के बीच में एक रोड़ा बने हुए हैं, अधीर रंजन चौधरी जी,
अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के हाथों में लगातार खेलते चले आ रहे हैं और कंटिन्यू जो है वो नहीं चाहते कि ये गठबंधन बने। अधीर और रंजन आगे चौधरी सरकार कहते हैं कि ममता बनर्जी पता नहीं कब भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ जाएंगी। आप अधीर और रंजन चौधरी को कहते हैं, ममता बनर्जी आप कांग्रेस पार्टी को कहती हैं कि अधीर रंजन को निकालिए तब हम आपको समर्थन देंगे, और आप उल्टा ये कह रहे हैं। नहीं, मैं उल्टा नहीं कह रहा, मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णन के बारे में मैं बहुत पहले से बोल रहा था, हाँ। आखिर में उनको पार्टी से बाहर निकालना पड़ा ना। तो उसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी भी एक बीजेपी के एजेंट है और वो नहीं चाहते। कांग्रेस के बड़े नेताओं से हम लोग से जब भी बात होती है, अधीर रंजन चौधरी कुछ ना कुछ एक ऐसा शगुफा छोड़ देते हैं कि बातचीत जहां होती है वहीं पे रुक जाती है। तो कांग्रेस को अब चाहिए कम से कम एक बड़ा डिसीजन ले, अधीर रंजन चौधरी को किनारे करे और बातचीत को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं कि बातचीत से हर मसले हल हो सकते थे, ये मसला क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी कंटिन्यू जो है गठबंधन को लेकर के हमेशा दिल्ली में कुछ बोलते हैं, बंगाल में आके कुछ बोलते हैं जाकर के। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। आप हमारे भरोसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं और हम ही को कोस रहे हैं। हमारे साथ आकाश जी हैं कांग्रेस पार्टी से। आकाश जी, आपने कहा कि ये चुनावी जुमला है जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले फेंकती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि CAA जैसा एक संवेदनशील कानून जिसके लिए कई सालों से तमाम वो शरणार्थी प्रतीक्षा कर रहे थे जिन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिल रही थी, गैर मुस्लिम नागरिक, अब उन्हें नागरिकता दी जाएगी। देश भर में CAA अब लागू कर दिया गया है, लागू हो चुका है। आपने कहा चुनावी जुमला है, जुमला ही सही, कम से कम सरकार ने करके तो दिखाया। उन तमाम जो गैर मुस्लिम शरणार्थी थे जो अपने देश की मिट्टी को अपनाने के लिए कि वो प्रार्थना करते थे कि हमारे देश के लोग हमें अपनाएं, हमें एक पहचान दे, कम से कम उन्हें देश ने शामिल तो किया, पहचाना तो। अगर हाँ, क्या कहेंगे बताइए। प्रीति जी, देखिए, आप शरणार्थियों की उनको चिंता है, ठीक है, वो आने चाहिए, उनको यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए। आप लोग लेकिन मेरा सवाल है आपसे और भाजपा से, इस देश के जो नागरिक है, और भाजपा से क्या सवाल है? मैं थोड़ा ना भारतीय जनता पार्टी को, क्या यहाँ का जो दलित है उसके लिए, यहाँ का जो युवा है, जो बेरोजगार है, यहाँ के महिलाओं के लिए वो लोग सुरक्षा मुहैया नहीं कर सकती, पूरी तरीके से फेल रही है भाजपा सरकार। ये सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म के कुछ उद्योगपति के लिए काम कर रही है, एक नोटंकी पास जुमले पास सरकार रही है। अब तक 2014 से लेके 2019 तक इन्होंने खाली जुमले फेंके और सिर्फ प्रलोभन की राजनीति करते हैं। लोगों को चुनाव आते ही नए नए बातें करके, नए नए ये करके वोट ले लेते हैं और 5 साल सिर्फ अदानी का सेवा करते हैं। ये देश देख चुका है। ये कोई अध्यादेश लेके आया, ये UCC के बारे में भी इन्होंने ऐसी प्रपोगंडा फैलाया था। तो देखिए, ये राजनीति जो मोदी शाह करते हैं, ये देश को बर्बाद करने की राजनीति है, देश के लोकतंत्र देश को बर्बाद करने की राजनीति है CAA लागू करना। हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की माधवी जी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश को बर्बाद करने वाली राजनीति आ गई है CAA लागू। अगर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लोकसभा चुनाव के पहले कर रही है तो देश को बर्बाद करने वाली राजनीति। क्या कह रहे हैं? जल्दी से आपकी आवाज भी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आकाश जी की आवाज दीजिए जरा। हाँ, लोगों को गुमराह करते हैं, हाँ, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। हाँ, CAA का खिलाफत नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अरे इन्होंने तो यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के रोजगार युवाओं के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए प्रोटेक्शन खत्म कर दिया। ठीक है, माधवी जी जवाब देंगे, माधवी जी जवाब देंगे। ठीक है, माधवी जी जवाब देंगे। भाई, प्रवक्ता बैठी भारतीय जनता पार्टी के। छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, उसके बाद माधवी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जवाब देंगी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सवाल उठा रहे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे डिबेट में, उससे पहले हमारे साथ मेरी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी हैं ग्राउंड जीरो से। CAA पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है पूजा, और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पूरे देश भर में फिलहाल क्या तैयारी की जा रही है CAA के सब बड़े बदलाव को लेकर के? जरा कोई अपडेट है तो बताइए। देखिए प्रीति, तमाम दर्शकों को सबसे पहले तो ये बता दें कि CAA को लेकर के जिस तरीके से पिछली बार CAA NRC को मिक्स करते हुए भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई थी, उसको इस बार जो नोटिफिकेशन PMO की तरफ से जारी हुआ है उसको रिजॉल्व किया जा सके, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। और बहुत बोल्ड लेटर्स में इसमें लिखा गया है कि 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई,
इनको ध्यान में रखते हुए इस कानून को आगे लाया जा रहा है। और इस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि जिनके पास पूरी दुनिया के अंदर कोई और देश नहीं है पलायन करने के लिए और 31 दिसंबर 2014 से पहले जिन्होंने शरण ली है भारत के अंदर, वो जो है इस नागरिकता कानून के अधिकारी होंगे। अब इसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि रोहिंग्या को इसमें हटाया गया है। जो प्रोविजंस हैं वो किए गए हैं। क्या अब सीए के बाद जो लगातार विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही थी कि अगर ये लागू होता है तो देश में दंगे भड़क जाएंगे, क्या उस लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, खासकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में? प्रीति, बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और उसके अलावा ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जैसे कि इन्फॉर्मेशन पहले फ्लोट हो रही थी, मेरी कई लोगों से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि नोटिफिकेशन या इसके गजट पे आने के बाद तक, या यूं कहें कि गजट में जैसे ये आएगा उसके कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद पूरे देश में धारा 144 लागू होगी। और धारा 144 का मतलब आप भी जानती हैं और मैं भी जानते हैं कि एक जगह पर 4 लोग से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और सिक्योरिटी हाई लेवल की होगी। प्रीति, ठीक है, वापस चलेंगे डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए बने रहिए। अब हमारे साथ कोई बड़ी खबर आपके पास आती है तुरंत हमारा रुख करिएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जयराम रमेश बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। माधवी जी, जयराम रमेश का कहना है कि प्रधानमंत्री ने सीएए को लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है। देखिए, ये आरोप लगाने की आदत इन लोगों की शुरू से ही है। इस तरीके के शब्दावली का उपयोग करना कि दंगे फैल जाएंगे, ये क्या मानसिकता झलकाता है, बताइए प्रीति जी। अगर ये लागू हो रहा है तो आप सोचिए कि किन लोगों के ऊपर लागू हो रहा है, किन लोगों के लिए लागू हो रहा है, अपने देश के लोगों के, उन लोगों के लिए लागू हो रहा है जो शरणार्थी की तरह अपने ही देश में रह रहे हैं। उनको अगर मान्यता दी जाएगी तो क्या गलत है? अगर ऑपोजिशन पार्टी का यही काम है कि लोगों को भड़काया जाए और देश दंगे लगाए जाए तो शब्दावली इस तरीके के सेंटेंस का उपयोग कर रहे हैं। ये इनकी मौलिक सिद्धांत नहीं होना चाहिए इनका कि इस तरीके की बातें करके लोगों के दिमाग में भ्रम ना पैदा करे। इन लोगों ने ऐसे करके कई जगह दंगे फैलाया और ये बार बार हर चीज राजनीतिकरण देने की कोशिश जो इनकी है ना, ये नाकाम साबित हुई है और होती रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सेंसिटिव माहौल में, ऐसे सेंसिटिव डिसीजन के समय, जिस समय ये सारे प्रारूप निकल के आ रहे हैं और डिसीजन क्या लिया गया और उसकी किस तरीके से उसको लागू किया जाएगा, इसको बिना जाने समझे इस तरीके का वक्तव्य कितनी छोटी मानसिकता दिखाता है। ठीक है पोद्दार जी, आप तो राजनीतिक उठापटक बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है माधवी जी, मैं आती हूँ आपके पास। आप तो राजनीतिक उठापटक बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये अचानक से जो सीए का आपने पूरे देश भर में लागू कर दिया। अब जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इसमें जो अमेंडमेंट्स किए हैं और जो लागू किया वो पीएम झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से मेरे हिसाब से कांग्रेस ऐसे चक्र में फंस गई है कि वहां से ना उसको निगलते बन रहा है ना उसको उगलते बन रहा है। मैंने जैसे भी पहले भी कहा कि आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि वो इसका समर्थन करेगी तो एक तरफ उनकी तरफ कुआं है और अगर इसका विरोध करेगी दूसरी तरफ खाई है, और अगर इसके ऊपर चुप रहेगी तो कांग्रेस पर एक सवाल उठेगा कि भाई उस समय जब 2019 में जब ये कानून पारित हुआ था उस समय आपने पूरे देश के अंदर इसका विरोध किया और पूरे जो अल्पसंख्यक समाज है उनको आपने प्रवोक किया और पूरे देश के अंदर इसके लिए आपने आंदोलन करवाए और कई जगह दंगे भी हुए। तो उस समय क्या आपने जनता को धोखा दिया था, देश को आपने बदलाया था, देश को आपने भ्रमित किया था। तो इसलिए अब कांग्रेस के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि कांग्रेस अब इस चीज को झुकवाने का प्रयास करेगी या यूं कहें कि इसके अंदर कुछ ऐसा तोल मोल करके ऐसी बात करेगी जहां पे ना वो विरोध में नजर आए और ना वो पक्ष में नजर आए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई थी उस टाइम पे भी कदाचित कांग्रेस और विपक्ष उन्होंने यही आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को मूर्ख बना रही है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि 10 सेकंड पूरा कर दे, प्रधानमंत्री जल्दी से और भी मेहमान। क्योंकि कश्मीर से धारा 370 और 35 से ऐसे हटाई नहीं जा सकती और ये केवल और केवल जनता को गुमराह करने का तरीका है। लेकिन उसके बाद में जब वहां पे जाकर के उस चीज के परिणाम आए और सुप्रीम कोर्ट का जब उसके ऊपर ठप्पा लग गया उसके बाद से कांग्रेस इस चीज को लेकर साइलेंट है। तो मेरे हिसाब से अभी ये सीए कानून को लेकर भी कांग्रेस मेरा ये मानना है कि कदाचित
अब उसी पसोपेश में और ये यही कहेंगे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, देश को भरमाने के प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। कांग्रेस इस तरीके से प्रति नजर आ रही है। संजय चक्रवर्ती जी, सीए को लेकर के ममता बनर्जी हमेशा से उसके विरोध में रही है, इस कानून के, और जैसे ही ये पूरे देश भर में लागू हुआ, 24 परगना पश्चिम बंगाल के, वहां से नाचने गाने वाली तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और इस कानून के स्वागत में कि अब लागू हो गया है, जमकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है, बासी कड़ी में उबाल है ये। ठीक है, जो होना था वो हो चुका है और मंशा है इनको लागू करने की। इनको पता है कि 2 दिन बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और सिर्फ और सिर्फ एक जुमलों की राजनीति है और जुमला छोड़ा गया है इसको पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। कहीं कुछ नहीं, घोषणाएं हो रही है ना, एक घोषणा पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये सरकार केवल आखिर के 3 महीने जो है ये घोषणाओं का सरकार है। उसके बाद जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो इनके 50 उद्योगपति है उनकी सरकार है। तो ये जो जितनी घोषणाएं आप देख रहे हैं, जितना ये झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ये अचानक इनको पता अभी लागू हुआ, अचानक झूमने लग गए, ये कौन सी बात होती है? इनको क्या पहले से पता था कि अभी लागू होने वाला है? तो इसका मतलब ये है कि ये जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही है बीजेपी का सेल जो है, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों में से आता है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है कहीं कुछ नहीं है, और अभी इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। अभी इसके बारे में पहले पार्टी विचार करेगी कि इसको क्या करना है। तो मेरे हिसाब से ये एक बासी कड़ी में उबाल है। अगर इनको लागू करना था कि पिछले 5 साल तक इसको सहेज रहे थे, क्या कर रहे थे? ये सिर्फ और सिर्फ केवल वोट बैंक की एक राजनीति, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। आकाश यादव जी, आखिर क्यों जयराम रमेश कह रहे हैं कि चुनाव को देखकर किया गया है, पीएम झूठ बोल रहे हैं, तुरंत वो ट्वीट करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी आज तक सीएए पर कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाई है, उसकी खींच नजर आती है? प्रीति जी, आपके संवाददाता पूजा जी ने इसका पूरा मर्म कह दिया है। मैं उनको सुन रहा था। अब देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के एग्जैक्ट पहले अधिसूचना लेके आ रहे हैं और पूजा जी कह रही थी कि धारा 144 लगाने वाले हैं। मतलब इस देश के अंदर जो आज महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, पिछड़ों पे अत्याचार, देखिए ये बड़े मुद्दे, नो डाउट ये बड़े मुद्दे, सीएए को लेकर के क्या, अरे जयराम रमेश ट्वीट कर रहे हैं, मूलभूत मुद्दे हैं। आकाश जी मेरी बात तो सुनिए। आने वाला नहीं है, एक कहावत है प्रीति जी, यू मेक पीपल फुल वंस, ट्वाइस, नॉट ऑलवेज। Kindly listen my words, sir. Please kindly listen my words first. देश बिल्कुल खुलने वाला है और 2024 में 140 करोड़ लोग उनके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और इनको इनकी जगह बताएंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं, संजय चक्रवर्ती जी, कि पूरे बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगी। बड़ी खबर है ये। माधवी जी उसके बाद संजय जी के पास आएंगे। माधवी जी कह रही है नहीं लागू होने देंगे। सुन रही हूँ प्रीति जी, सभी लोगों की बातें सुन रही हूँ। ममता बनर्जी शुरू से ही इस तरीके से देती आई है। उनका तो लोगों को भड़काने का एक सोच रहती है, वो तो सब लोग पता है। सीए को लेकर उन्होंने इस तरीके से उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की, जैसे पता नहीं सीए लिया कोई डेथ से हो गया। अरे समझने की कोशिश कीजिए कि सीए किसी एक माने समुदाय से नहीं जुड़ा हुआ है, ये विभिन्न समुदाय से जुड़ा हुआ है। जो हमारे अल्पसंख्यक है, जो दूसरे देशों से शरणार्थी के तौर पे देश में रह रहे हैं, उन लोगों को उनका सम्मान वापस लौटाने की प्रक्रिया है। इसमें क्यों आप लोगों को आपत्ति है? क्यों आप लोग देश के लोगों को भड़का रहे हैं? क्यों आप लोग लेकिन सबसे पहले आप किसी देश के नागरिक है, भारत के नागरिक है, और भारत के नागरिक होने के नाते आप क्यों नहीं उन चीजों का समर्थन करते जो देश इसमें होता है, जो देश के हित के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, क्यों आप लोग राजनीति करने की कोशिश करते हैं? अभी तक क्या सूचना हुई है उसको जाने बिना, समझे बिना। अभी हम किसी और टॉपिक से डिस्कशन कर रहे थे, सीए लागू हुआ है तो उस पर आप लोगों ने बिना सोचे समझे क्या किसी चीज को जाने ऐसे बोले लगना शुरू करना कि भाई दंगे करेंगे, हम लागू नहीं करने देंगे, इसको कॉमिक किया जा रहा है। अरे लोगों को निर्णय लेने दीजिए। देश की जनता सक्षम है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि उनके हित में क्या है, उनको पता है। आखिर इतनी सारी महिलाएं निकल के भारतीय जनता पार्टी क्यों दे रही है? के पीछे कोई कारण तो है ना, क्यों
इनकी मानसिकता बदली है। आप लोगों को क्यों 44 समेट दिया ठीक लोगों है, ने? संजय चक्रवर्ती जी, बड़ा सवाल। टीएमसी की जो सरकार है वहाँ पर क्यों बाहर से लोगों को एक्सेस करना पड़ रहा है? प्लीज आप लोग अभी आप लोग ऐसा कोई संवाद ना करें जिससे देश में अराजकता फैले। प्लीज आप लोग पहले सबसे पहले नागरिकता के तौर पे सोचिए, नागरिक होने के नाते सोचिए। किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बाद में बनिए, ऐसे वक्तव्य ना दे, ऐसे शब्दों को ना प्रयोग करें अरुण गोयल जी ने रेजिग्नेशन क्यों दिया, जैसे कि आसाम में हुआ, मेरा सवाल है। जहाँ पे जो चीज नहीं थे वहाँ पे वैसे अच्छा, आकाश जी का सवाल सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक बार सुन लेते हैं। आकाश जी क्या कह रहे, बोलिए आकाश जी, सवाल पूछे। आदमी जी, मेरा सवाल है, अरुण गोयल जी ने आइन चुनाव के वक्त रिजाइन क्यों किया, इसका आप जवाब देगी। आपने किसानों के लिए एमएसपी का कानून क्यों नहीं लेके आए? अरे आप सीए पे, अभी एमएसपी पे आएंगे सर, सीए पे बात कर लीजिए। नहीं, अभी जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। अरे कहाँ आप एमएसपी पे जा रहे हैं? अभी जो मुद्दा है आकाश जी, उस पर टू दी पॉइंट बात कीजिए। अभी एमएसपी पे जिस डिबेट होगी हम आपको बुला लेंगे। आकाश जी, संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ। ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में सीएए लागू होने नहीं देंगी। संजय चक्रवर्ती जी, देश की समस्या कम है क्या? हाँ, देश की समस्या कम है। हाँ, और भाई लोगों को जो है यहाँ पे लड़ने अभी इन्होंने सबको रोजगार दे दिया। हाँ। सारे लोग रोजगार पा चुके हैं, महंगाई कम हो चुकी है, महिलाएं सुरक्षित है। तो आप अभी जो है अपने देश में इतनी सीट फुटा है और भी लोगों को आप ला करके केवल और केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप केवल और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये क्यों नहीं है? भूटान क्यों नहीं है? आप श्रीलंका क्यों नहीं है? आप उनको क्यों नहीं ला रहे? अभी श्रीलंका आप अभी पिछली बार अमित शाह जी जाकर के बोल करके आए थे। गृह मंत्रालय की तरफ से, मैं आती हूँ संजय जी, गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट भी कर दिया गया है। जो आवेदन होंगे, जो आवेदन करता होंगे, वो आवेदन अब ऑनलाइन कर पाएंगे। गृह मंत्रालय ने अलग से उसके लिए एक पोर्टल भी बनाया है। ये ट्वीट गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है, तो ये बड़ा फैसला है। साथ ही छोटे से ब्रेक के लिए हमें एक बार फिर से रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया का सवाल, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। माधवी जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जल्दी से आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि सीए पूरे देश भर में लागू होने के बाद सुरक्षा जो है पूरे देश भर में बढ़ा दी गई। स्पेशली दिल्ली में शाहीन बाग वाले इलाके में या फिर पुरानी दिल्ली में आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो सुरक्षा के लिहाज से काफी कड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा किया भी जा रहा है। वापस चलेंगे हमारे साथ जल्दी से। माधवी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही, लेकिन उससे पहले आकाश जी हाथ उठा रहे, फिर दिनेश जी के पास भी हम आएंगे। आकाश जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। आप अपनी बात, अपनी पार्टी की बात नहीं रख रहे, जो मुद्दे हैं वो लगातार उठाए भी जा रहे हैं, हम सवाल भी पूछ, लेकिन फिलहाल अभी सीए है, तो जरा उस पर स्टिक करके अपनी बात रखिएगा। जल्दी से आकाश जी। प्रीति जी, देखिए आज तनाव का वातावरण सही में हिंदुस्तान के अंदर है। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आज इंडिया गठबंधन अगर इंटैक्ट होकर लड़ता है तो ये 100 के पार भी नहीं जा सकते। मोदी शाह ये जान चुके हैं कि उनकी हार बहुत बुरी तरीके से होने वाली है, इसलिए एक तनाव का वातावरण देश में लाए और चुनाव को कैसा प्रोलॉन्ग किया जाए, ये सब स्ट्रैटेजिकली हो रहा है। ये अधिसूचना लेके आना, ये सब फोर्स लगाना, कहाँ तनाव है मुझे बताइए। आज आपने 5-10 मिनट पहले आपको पता चला कि अधिसूचना प्रकाशित हुई है और इतने जल्दी पूरी फोर्स को भी आपने डिप्लॉय कर दिया। इसका मतलब ये है कि खुद मोदी और शाह हिंदुस्तान के अंदर तनाव लाना चाहते हैं। वो डर चुके हैं, वो उनको मालूम है कि तो दंगे हो जाएंगे। इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। आप बाद में कहेंगे कि जब ये करना ही था तो आपने सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए, फिर सवाल आप ही पूछेंगे। प्रीति जी, ये हार का डर है, दूसरा कुछ नहीं है। इससे कोई अच्छा, आप लोग शरणार्थियों के लिए सीएए को लेकर के कितने सजग थे? जब आपकी सत्ता थी, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? ये सवाल है मेरा। देखिए, देश के अंदर जो बुनियादी सवाल है, हम लोग जब देश चलाते हैं संविधान के अनुसार चलाते हैं, और इसके अंदर जो प्राथमिकता होती है यहाँ का जो नागरिक है, इस देश का जो नागरिक है, उसके हित की बात, यहाँ का महिला हो, यहाँ के युवा हो, यहाँ का बुजुर्ग हो, यहाँ का जो छोटा व्यापारी है,
इनकी जो हक की बात होती है वो सरकार उसके लिए काम करती है, उनके विकास के लिए काम करती है। ये उसके अंदर का जरूर एक हिस्सा हो सकता है। इनके बारे में सोचा जाना चाहिए था। इसके ऊपर तर्क वितर्क अलग अलग आकाश रहे जी, हैं। बात घुमा रहे हैं आप, समय भी कम है। दिनेश जी जल्दी से क्या कहेंगे? आकाश जी सीए पे घुमा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, और मैं लगातार उनसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। जल्दी से दिनेश जी, उसके बाद फिर हमारे साथ माधवी जी। जल्दी से दिनेश जी बोलिएगा। देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि सीए जो है उससे किसी का कुछ किया नहीं जा रहा है। कांग्रेस के अन्य जो विपक्षी दल जो हैं वो सबसे पहले ये देखें कि आज जैसे आसपास जो कंट्रीज है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान के, वहाँ पर कोई मतलब कि माइनॉरिटीज का प्रोसिक्यूशन, यानी कि उनपे कोई अगर जाति अगर होगी तो बड़े भाई की भूमिका में जो आसपास में जो कंट्री होगी उसकी तरफ देखेंगे ऐसे। तो बेचारा कोई अगर हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, वो कहाँ पर हमारे सर छुपाने के लिए आएगा? तो किसी तरीके जिस तरह से अगर अपनी जान को जोखिम में डाल के जिस तरह से उन्होंने बॉर्डर पार किया, और बॉर्डर पार करके यहाँ पर वो सालों साल से बेचारे अगर पड़े हुए हैं, तो उनको कुछ अगर उनकी सुविधा के लिए और उनकी भलाई के लिए मतलब एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम के नाते, और अगर मोदी जी ने उनको अगर ये करने का मतलब कि अच्छे तरीके से उनको एक सुविधाएं देने का काम कर लिया है, तो उसमें क्या दिक्कत है? और किसी प्रकार देखिए अराजकता जो है फैलाने का कार्य मुझे नहीं लगता इस वक्त किसी भी पार्टी करना चाहिए। इस वक्त तो एक प्लेटफॉर्म पे आके सबके भलाई के लिए काम करना चाहिए। ठीक इसमें है। क्या देखिए मतलब संजय चक्रवर्ती जी। भ्रांति फैलाने। संजय चक्रवर्ती, हाँ ठीक है, बोलिए दिनेश जी। मैं थोड़ा बोला, हाँ। तो देखिए सबसे पहले कि जैसे इसमें अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन फैलाने का कार्य इस वक्त में, मेरा निवेदन यही रहेगा कि किसी प्रकार से निवेदन मतलब जो उसको मान करके काम करें कि भाई कोई भी प्रकार का कोई भी किसी को लिया नहीं जा रहा है, किसी भी सिटीजन का कोई भी जैसे कोई भी अधिकार जो है, मौलिक अधिकार है, कोई भी अधिकार है, उस पर कोई किस प्रकार का हनन करने का कार्य कोई नहीं किया जा रहा है। सर ये कह रहे कि वहां से जो माइनॉरिटीज के लोग छोड़ करके बांग्लादेश या पाकिस्तान या ऐसी कंट्री से और यहाँ पर जो आ रहे हैं, तो उनको 2014 31 दिसंबर से पहले पहले जो आ चुके हैं, तो उनको सिर्फ नागरिकता जो है वो कानून देने का मतलब वही पास किया गया है। वो भी पोर्टल के थ्रू अपना करेंगे, और जो मतलब कि लगेगा मतलब कि पात्रता जिसकी है तो उसको दिया जाएगा। तो उसमें कहाँ मतलब क्यों जो पक्षी पार्टी जो है उनको किसी प्रकार की चीजें कोई भ्रांति फैला के और कुछ अराजकता फैलाने का कार्य करना है? तो वही चीजें कि ठीक ठाक तरीके से अपना कार्य जो हो रहा है तो उसको करने दें। ठीक है चक्रवर्ती साहब, जल्दी से चीजें करना ठीक नहीं है। संजय चक्रवर्ती जी। ये जो अभी लागू हुआ है, हमें इतना बता दिया फायदा किसको होगा, किसको फायदा होगा? माधवी जी बताएंगे किसको फायदा? पहले वो वोट नहीं डाल सकेंगे। अच्छा अच्छा सब कुछ वोट टाइमिंग देखिए, सुनिए टाइमिंग देखिए। पिछले 5 साल पहले पास हो चुका था, और 5 साल तक वो जो है तय जमा करके जो है वो दही खा रहा था अब तक। अरे आपको लागू करना था, आपके नियत साफ थी, 6 महीने पहले लागू करते, कम से कम वोट ही डाल सकते थे। यही आरोप तो कुछ नहीं, तो ये आपने केवल सिर्फ ये राजनीतिक फायदे के लिए, अगर आप लागू नहीं करना था तो आप कम से कम 1 महीने और इंतजार करते। जिसकी सरकार आती वो सरकार लागू करती है। यही आरोप भारतीय जनता पार्टी तो टीएमसी पे, कांग्रेस पे लगाती है कि फायदे के लिए आप लोग सब कुछ करते हैं। आप लोग फायदे के लिए। हाँ चलिए माधवी जी, अच्छा क्या फायदा क्या नुकसान, कौन सा फायदा मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को? कौन सा अब तक वोट कर पाएंगे? अभी संजय जी गिना रहे थे, वो फायदे भी गिन लिए फिंगर टिप पे कि भाई क्या क्या फायदा हो सकता है, बताइए जरा कौन सा फायदे के लिए किया आप लोगों ने? देखिए प्रीति जी, ये लोग पहले तो ये समझना होगा कि सीए में क्या लागू हो रहा है और क्या नहीं। ये लोग पहले तो फैलाएंगे कि इन लोग ये बताएंगे कि सीए में नागरिकता मिल रही है, किसी की नागरिकता जा नहीं रही है। किन लोगों को मिल रही है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। आप पाकिस्तान में जो हिंदू लोग हैं उन लोगों की संख्या किस तरीके से कम हुई है, वहाँ पे किस तरीके से अत्याचार हुआ है, और वहाँ के लोग जब यहाँ पे शरणार्थी के तौर पर इतने सालों से रह रहे हैं। संजय जी आप बोल रहे थे, मैंने सुना था ना, आपका बीच में मत बोलिए। अच्छा ओवरलैप मत कीजिए। निरंजन पोद्दार से भी एक सवाल है, कहीं मत जाएगा निरंजन जी, और ओवरलैप मत कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या कह रहा है, जल्दी से। माधवी जी अपनी बात एकदम जल्दी से रखिए, समय बहुत कम है हमारे पास। देखिए वही मैं कह रही हूँ कि बीच में बोलने से समझ में नहीं आता है। मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले इसमें समझने की बात है जो कि निरंजन पोद्दार जी के पास जाएंगे, समय बहुत कम है हमारे पास। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कर रही है। क्या ये मुद्दा भटकाने की कोशिश है? निरंजन पोद्दार, अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान 2024 के पहले। देखिए ये निश्चित रूप से अब मेरे हिसाब से इस मुद्दे के ऊपर जो विपक्ष है वो बिल्कुल भ्रमित है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी क्या लाभ हो जाएगा, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। तो अब पहले तो ये स्वयं निर्णय कर ले कि अगर भारतीय जनता पार्टी लाभ के लिए करती है तो भारतीय जनता पार्टी को इसके अंदर कौन सा लाभ है। और अगर इनको लग रहा है कि ये अगर केवल और केवल चुनाव के लिए कर रहे हैं, मुझे एक बात, चुनाव के आप नहीं कर रहे हैं कि जो लोग वोट नहीं डाल सकते उनके अंदर भारतीय जनता
पार्टी को लाभ कहाँ मिल गया? और अगर वो लाभ नहीं है तो फिर आप तो करने देने का तात्पर्य कहीं ना कहीं आपको बताया था कि अब विपक्ष के सामने एक भ्रमित वाली स्थिति आ गई। श्रीलंकन को क्यों इसमें ना उगलते बन रहा ना निकलते बन रहा। श्रीलंका वालों को क्यों छोड़ा जा रहा? थोड़ा सा ये जवाब दे दीजिए। वो भी तो हमारे वहाँ पे भी तमिल के लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? तो इसलिए छोड़ा जा रहा है। आप भूटान को क्यों छोड़ रहे हैं? आप नेपाल को क्यों छोड़ रहे हैं? छोड़ा जा रहा है क्योंकि श्रीलंका वाले श्रीलंका इस्लामिक राष्ट्र नहीं है और वहाँ पे धर्म के आधार के ऊपर किसी प्रकार का कोई टॉर्चर हो ऐसी संभावनाएं कम है, इसलिए श्रीलंका को छोड़ा जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए। और साथ ही अब आगे सीए को लेकर पूरे देश भर में क्या इसका रिएक्शन होता है उस पर हमारी नजर होगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।